Okay, so in the last class we have studied regarding conditions and warranties. तो हमने ये पढ़ा था कि भाई conditions क्या होती हैं, warranties क्या होती है। तो हमने ये पढ़ा कि condition and warranties are the terms of the contract. Contract में जो terms लिखे रहते हैं वो होते हैं, और जो terms contract के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, which forms the main purpose of the contract, उन्हें हम कहते हैं condition. अगर इन terms का violation होता है, then the other party will have the right to repudiate the contract as well as to claim damages. All right. लेकिन अगर वारंटी जो टर्म्स होते हैं वो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, दे आर जस्ट कोलैटरल टू द मेन इजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक कोलैटरल नेचर के होते हैं। अगर उनका वॉलेशन हुआ है, क्योंकि टर्म का तो वॉलेशन हुआ है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, बट यू कैन क्लेम दी डैमेजेस। तो कंडीशन एंड वारंटी में ये बेसिक डिफरेंस है। दोनों ही टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, बट कंडीशंस आर द इजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसका वॉलेशन हो गया तो अगले पार्टी के पास, एग्रीव्ड पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का राइट होता है। वेरस अगर वारंटी का अगर वॉलेशन हुआ तो अगले पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का राइट नहीं होता है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट होता है। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होते हैं। वी स्टडीड अबाउट इम्प्लाइड कंडीशंस। ऑल राइट, इम्प्लाइड कंडीशंस में वी स्टडीड कि ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं भी हैं, देन ऑल्सो इट विल बी अज्यूम्ड कि ये हैं, ये इम्प्लाइड है। इट इज़ इम्प्लाइड कि ये टर्म्स तो होने ही होने हैं, और अगर इसका वॉलेशन होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। ऑल राइट, अगर इनका वॉलेशन होगा तब आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, क्योंकि इन टर्म्स को कंडीशन माना गया है। तो कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशंस थे विच वी स्टडीड? एनीवन, कोई एक कंडीशन का बताइए। पहला कंडीशन क्या पढ़ा था? यस, चंचल इज आंसरिंग समथिंग। फर्स्ट कंडीशन, implied condition which we studied in the last class. Anyone? दीपाली, चंचल, सिद्रा, बबीता, समायरा, एनीवन? लास्ट क्लास में जो हमने पहला कंडीशन पढ़ा था, implied कंडीशन, कोई सा भी आप बताओ। यस, कंडीशन एज टू टाइटल हमने सबसे पहले पढ़ा था। उसमें जो सेलर है वो ओनर होना चाहिए, और फिर तभी सेल कर सकता है वो बायर को, यस, वरना वेरी अगर गुड। कंडीशन एज टू टाइटल हमने पहला पढ़ा था, जिसमें जो आदमी सामान बेच रहा है वो या तो ओनर हो या उसके पास राइट हो सामान बेचने का, ठीक है, वही आदमी टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। अगर बाद में पता चलता है, बायर ने सामान खरीद लिया, उसको पता चलता है कि इसके पास तो बेचने का राइट ही नहीं था, तो वो चाहे तो सामान को 3 महीना यूज करने के बाद भी वापस कर सकता है, बिकॉज इट वॉज अ इम्प्लाइड कंडीशन। इसका वॉलेशन होगा तो द बायर हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड दीपाली। सेकंड की क्या पढ़ा था? ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। यस, अगर सेलर जो है वो भी फर्स्ट में ही आएगा। अगर सेलर जो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करके राइट बेचता है, सामान बेचता है, तो भी ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा, क्योंकि सेलर के पास उस ट्रेडमार्क को बेचने का राइट नहीं था, बट उसने अपने अपने सामान में अगर वो ट्रेडमार्क लगाया है तो वो भी कंडीशन एज टू टाइटल में ही आएगा। तो उस केस में भी बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा था हमने? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये हमारा सेकंड कंडीशन था, इम्प्लाइड कंडीशन, कि अगर सेलर ने कोई सामान डिस्क्राइब करके बेचा है तो जो भी प्रोडक्ट वो बायर को मिलता है वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। थर्ड, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? सेल बाय सैंपल, है ना? इसमें क्या था सेल बाय सैंपल में? जो भी सेलर ने इसमें अगर, जो यस बताइए दीपाली, आप बता रही थी। इसमें जो प्रोडक्ट बेचता है सेलर, वो सैंपल के मतलब सैंपल और जो मेन प्रोडक्ट है वो एकदम सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं थी। नहीं होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। फोर्थ क्या था? सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, दोनों। ठीक है। फिफ्थ क्या था? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस।
इसमें क्या था दीपाली, आप बता सकते हो? इसमें जो सेलर है वो प्रोडक्ट के क्वालिटी या फिर फिटनेस की गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें बायर सेलर पे डिपेंड करता है, उसकी स्किल पे, उसके जजमेंट पे। वेरी गुड, क्वालिटी और फिटनेस। तो ये आपका 5th पॉइंट था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, 6th 7th क्या था? कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। और 7th क्या पढ़ा था? कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस में क्या था? ये खाने पीने के सामान पे लगता है। होलसमनेस, लेट से अगर बायर ने मिल्क खरीदा और वो मिल्क कंटामिनेटेड था, उसमें जर्म्स थे, बायर का पेट खराब हो गया, तो भाई बायर जो बाकी बचा हुआ मिल्क है वो कर देगा रिटर्न कि भाई थोड़ा सा पिया हो तो जर्म्स से भरा था, है ना। और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करो, ये लोग आपका दूध, आप मेरे को सारा पैसा वापस करो, डैमेजेस भी वो करो, पे, ठीक है। और मर्केंटेबिलिटी मतलब कि गुड्स उस हालत में मिले जिसमें आप दूसरे को बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हमने इन डेप्थ डिटेल में वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट इज़ कंडीशन, व्हाट इज़ वारंटी, और और ये इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में आवाज़ बहुत एको हो रही थी क्या? एनीवन हु सॉ द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट क्लास? हाँ जी सर, हो है रही ना। थी। लेकिन जब मैं स्टूडियो में पढ़ाता हूँ तो फिर आवाज़ वैसी एको नहीं होती ना, हाँ, बेटर है। स्टूडियो में बेटर रहती है ना। लेकिन अब वही है कि अब यहाँ पे अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आई एम एट माई होम टाउन। तो आफ्टर ब्रेक आई विल गो टू दिल्ली, तब प्रॉबेबली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। टिल देन तो हमें गूगल मीट में ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल क्लासेस वी वोंट बी एबल टू टेक। तो अकाउंटेंसी की हम लोग थियरी क्लासेस लेंगे इस वीक, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट थियरी है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आनी है, दैट वी विल बी स्टडिंग। और भी जो अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंट थियरी है जिसका वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप लोग प्लीज़ को देखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर साल एग्जाम में आते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अकाउंटेंसी मिक्स्ड आएगा, बहुत थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही अच्छे खासे नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ लिया, व्हाट इज कंडीशन व्हाट इज वारंटी पढ़ लिया, व्हाट आर इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर इम्प्लाइड वारंटीज, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटीज क्या होता है, व्हाट आर इम्प्लाइड वारंटीज, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टडिंग दिस कि इम्प्लाइड वारंटीज क्या होता है। तो देखो, कंडीशन क्या था? कंडीशन मतलब वो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत मेन पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर उसका ब्रीच हुआ तो अगले पार्टी के पास राइट था टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट। बट साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टर्म है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का तो राइट नहीं है, बट आपके पास क्या है, डैमेजेस क्लेम करने का राइट है, तो वो आपका कहलाएगा इम्प्लाइड वारंटीज। ये टर्म्स मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, ये इम्प्लाइड माना जाएगा। अगर इसका ब्रीच हुआ तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, तो पहला क्या है इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट इम्प्लाइड वारंटी। सो फर्स्ट इम्प्लाइड वारंटी विल बी वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन का मतलब कि भाई अगर आपने सामान लिया है तो बायर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी से। कोई थर्ड पार्टी आके ये ना बोले ये सामान तो मेरा है, ठीक है। अब मान लीजिए ए ने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी बी से, उसके बाद उसने मोटरसाइकिल खरीदी, फिर उस पर रिपेयर कराया, है ना, उसमें रिपेयर में कुछ खर्चा आया, फिर वो मोटरसाइकिल चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग दी मोटरसाइकिल। अब एक थर्ड पार्टी आता है, बोलता है ये मोटरसाइकिल तो मेरी है,
अब ये क्या है, ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी है। इम्प्लाइड वारंटी का ये ब्रीच क्यों है? क्योंकि एक आपकी इम्प्लाइड वारंटी होती है ऑफ क्वाइट पोजेशन। अगर सेलर ने बायर को वो सामान बेचा है तो बायर के पास ये इम्प्लाइड वारंटी है, ये टर्म इम्प्लाइड है कि उसको वो आराम से यूज़ कर पाए। इन केस अगर मान लो वो चीज़ स्टोलन की थी तो बायर चाहे तो अपना रिपेयर का खर्चा डैमेजेस के तौर पे निकाल सकता है। ठीक है, तो आप देखो इस सिचुएशन में मान लीजिए ए ने बी से मोटरसाइकिल खरीदी, ए ने बी से मोटरसाइकिल खरीदी, फिर उसने उस पर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, फिर उसने उस पर रिपेयर का खर्चा किया। फिर एक दिन वो मोटरसाइकिल चला रहा रहता, एक फाइन डे पे एक थर्ड पार्टी बोलता है कि भाई ये मेरी मोटरसाइकिल है तो चोरी हो गई थी, तो पता चला ये तो चोरी वाली मोटरसाइकिल थी। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन भी हो रहा है, कंडीशन एज टू टाइटल। सेकेंडली ब्रीच ऑफ वारंटी भी हो रही है, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन की डिस्टर्बेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, दोनों ही हो रहा है। तो इसमें ए जो खरीदा था मोटरसाइकिल वो अपना रिपेयर का भी खर्चा और ये टर्म ब्रेक होने का भी जो डैमेजेस है वो भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटीज वो टर्म्स हैं जो कि मेंशन्ड होना कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये माना जाएगा कि ये टर्म है कि सेलर के पास बेचने का राइट था, है ना। और अगर सेलर ने कोई सामान बेचा है तो बायर के पास ये वारंटी है कि वो सामान वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। तो इस केस में जो बायर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, कंडीशन वारंटी में आपको बेसिक डिफरेंस पता है, कंडीशन वो टर्म्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन इजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनका ब्रीच हुआ तो बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, एंड कर सकता है। बट वारंटी वो टर्म्स हैं जिनका अगर ब्रीच हुआ तो बायर जो है वो कोलैटरल है, तो बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट तो नहीं कर सकता बट वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ऑल राइट, तो अभी हमने इम्प्लाइड कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो उसमें ये कंडीशंस मेंशन्ड होना जरूरी नहीं, ये टर्म्स माना जाएगा। नाउ वी आर स्टडिंग इम्प्लाइड वारंटी। तो पहला वारंटी आपने पढ़ लिया, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। सेकेंड वारंटी पढ़ लीजिए, इम्प्लाइड वारंटी सेकेंड क्या है? सेकेंड है इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और इनकम्बरेंस। ठीक है, वारंटी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या, पहले आप बस लिख लो, वारंटी एज टू बी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब कोई चार्ज होना उसमें। मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ। ए ने बी से सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी। अब बी ने क्या किया था, वो मोटरसाइकिल को मॉडगेज कर दिया था। बी सेलर था, बी ने उस मोटरसाइकिल को मॉडगेज करके सी से 10,000 रुपये लिया था और बोला था कि अगर मैं 10,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा तो तुम मोटरसाइकिल ले लेना। अगर सेलर ने मोटरसाइकिल को गिरवी रख के किसी थर्ड पार्टी से पैसे उठाएं और अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो सेलर को तो मोटरसाइकिल देनी पड़ेगी ना उस थर्ड पार्टी को। लेकिन यहाँ पे क्या, उसने पैसे ले लिए, मोटरसाइकिल तो सेलर के पास ही थी और उसने ये मॉडगेज आइटम बायर को बेच दिया, एक बायर को बेच दिया। अब बायर को तो ये बात पता नहीं है कि ये गिरवी पे रखी हुई चीज़ है। ठीक है, तो अगर बायर को बाद में पता चलता है कि ये गिरवी में रखी हुई चीज़ थी तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रीच ऑफ वारंटी हुई। भले ही सेलर उसको 10,000 रुपये दे दे, अगर दे देता है तब तो इनकम्बरेंस फ्री हो गया, बट वो भले दे या ना दे उससे मतलब नहीं है। आपने गिरवी रखी हुई चीज़ मेरे को बेची क्यों, आपने ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी किया, विच इज़ कि द गुड्स वर नॉट फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। ठीक है, इनकम्बरेंस मतलब उस पर कोई चार्ज था। तो ये एक ढंग से क्वाइट पोजेशन का ही एक ऑल्टरनेट फॉर्म है। क्वाइट पोजेशन में चोरी वाली चीज़ थी, इसमें वो मॉडगेज वाली चीज़ थी। ओनर तो सेलर ही है बट वो चीज़ उसने गिरवी रखी हुई थी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और इनकम्बरेंस हो रहा है कि ये गुड्स इनकम्बरेंस से फ्री नहीं थे, इस पर कोई चार्ज थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेलर चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ऑल राइट, फिर आपका एक थर्ड वारंटी क्या है, इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स।
इम्प्लाइड वारंटी क्या है? वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आपका है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेलर कोई ऐसा सामान बेच रहा है जिसमें जो कि थोड़ा डेंजरस है, विच इज़ अ बिट डेंजरस, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी डेंजरस हैं, इन दैट केस सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो डेंजर आइटम के बारे में वो बायर को बताए। देखो, सेलर को कोई अगर गुड्स में डिफेक्ट है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे अगर गुड्स में कुछ ऐसा डेंजरस एलिमेंट है जो कि सेलर को बायर को वार्न करना चाहिए था, तो वो उसकी ड्यूटी बनती है, इम्प्लाइड वारंटी बनता है कि वो उसे वार्न करे। लेट्स से सेलर ने बायर को एक डिसइंफेक्टेंट पाउडर बेचा जिससे इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे। अब उसने ये बात नहीं बताई कि जब आप पैकेट खोलते हो तो मास्क लगा लेना, वरना उस धुएं से आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बायर ले गया, उसने घर पर पैकेट खोला, धुआं आया, उसको पूरे स्किन में इंजरी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये डेंजरस चीज़ बतानी चाहिए थी ना सेलर को, तो यहाँ पे उसने ब्रीच ऑफ वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स किया है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बायर चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब क्योंकि उसने ये बात बताई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायर कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर देगा। बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट करने का राइट नहीं है, बट वो क्या नाम है, डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरा आपका वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, वो भी आपका सेम है वैसे ही कंडीशन की तरह। वारंटी ऑफ क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। मैं उसका मतलब बताता हूँ यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। देखो, इन जनरल तो क्या होता है, सेलर को गुड्स की क्वालिटी या फिटनेस की गारंटी नहीं देनी होती। यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल लगता है। बट कुछ कुछ यूसेज ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रैक्टिसेस कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ कुछ गुड्स में सेलर को बताना पड़ता है क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। ये आपका यूसेज ऑफ ट्रेड्स होता है जो अब तक प्रैक्टिस चली आ रही है कुछ कुछ गुड्स के लिए। अगर वो सेलर फेल करता है तो उसको ये ब्रीच ऑफ वारंटी है, क्योंकि यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब इतने समय से अगर एक पर्टिकुलर गुड्स पे ये प्रैक्टिस ही है कि सेलर बताता है, तो फिर आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो इम्प्लाइड वारंटी समझ में आई कि नहीं? यही 4 इम्प्लाइड वारंटीज हैं। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। इस क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि इस पे से एक क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर, बीवेयर मतलब सावधान रहना। लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन बदल गई है। ये डॉक्ट्रिन उस ज़माने के लिए सही था जहाँ पे सेलर को ट्रैक करना मुश्किल था। तो अब आपने सामान लिया तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस पर्पस के लिए सामान ले रहे हो, या आप उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन कर लो लेने से पहले, क्योंकि रिटर्न होने का हिसाब नहीं, क्योंकि पता नहीं फिर सेलर मिले ना मिले, क्योंकि आप मार्केट जाके खरीदते थे पहले। अब तो ट्रैक करना हो गया है, जो स्टैंडर्ड शॉप्स हैं वो वहीं रहेंगी। पहले क्या था, वो कभी शॉप यहाँ लगी कभी कहीं और लग गई, क्योंकि उतना डेवलप्ड मार्केट नहीं था। तो इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर फॉर ईज रखा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू थॉरली एग्जामिन द गुड्स विच ही इंटेंड्स टू बाय। पहला, ड्यूटी ऑफ बायर क्या है? ड्यूटी ऑफ बायर क्या है? टू एग्जामिन द गुड्स, टू एग्जामिन द गुड्स which he intends to purchase, which he intends to purchase, ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है, अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं या फिर उसके पर्पस को सर्व नहीं करते तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता अपने आप को छोड़ के। ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर, बायर कैन नॉट ब्लेम
the seller if goods turns if goods turns out to be defective, turns out to be defective or does not serve his purpose, यहां तक बात समझ में आ रही है? And does not serve his purpose. ये आप लोगों ने नोट कर लिया? सेकंड, थर्ड क्या था? Seller is under no obligation to reveal the defects in the goods. ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर का बेसिक प्रिंसिपल्स है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि लेट द बायर बी वेयर, it is the duty of the buyer to examine the goods which he intends to purchase. Buyer cannot blame the seller if goods turns out to be defective or does not serve his purpose, and seller is under no obligation to reveal the defects in the goods. अब इस रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? Where caveat emptor is applicable, where caveat emptor is applicable. मैं आपको स्लाइड्स बदल देता हूं ताकि इसमें आपका ना कैविएट एम्प्टर की स्लाइड्स लग जाए। ऑलराइट, तो कहाँ कहाँ कैविएट एम्प्टर का रूल जो है वो एप्लीकेबल है? पहला, जहां पे बायर ने एग्जामिन कर लिया है गुड्स, और अगर वो कायदे से एग्जामिन करता तो उसको वो डिफेक्ट्स दिख जाते। तो जो पेटेंट डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि हिडन नहीं है, जो कि सामने से दिख सकते हैं बट बायर ने इग्नोर किया, तो वहां पे जहां पे गुड्स में पेटेंट डिफेक्ट्स है, पेटेंट डिफेक्ट्स, ठीक है, क्या है? पेटेंट डिफेक्ट्स, जो कि ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल जाने चाहिए। और कहां पे एप्लीकेबल होगा? जहां पे बायर हैज नॉट रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। Where the seller is not exclusive dealer of the goods, अगर सेलर एक्सक्लूसिव डीलर नहीं है तो कैविएट एम्प्टर का रूल उस पर लगेगा। अगर वो एक्सक्लूसिव डीलर है तो उसको पता होना चाहिए ना गुड्स के बारे में। सो वेयर द सेलर इज नॉट, इन सारे केसेस में कैविएट एम्प्टर का रूल लगता है। वेयर द सेलर इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डीलर, एक्सक्लूसिव डीलर का मतलब क्या हो गया कि गुड्स आर सोल्ड बाय हिम प्राइवेटली, गुड्स आर सोल्ड बाय हिम प्राइवेटली, और कहाँ कहाँ कैविएट एम्प्टर लग सकता है? जहाँ पे गुड्स बहुत से पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेसिफिक पर्पस बायर ने सेलर को नहीं बताया था। सो वेयर गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस बट द पर्पस was not brought to the notice of seller, but the specific purpose was not told to the
सेलर। ठीक है, इन सारे केसेस में क्या होता है, कैविएट एम्प्टर का रूल लगता है। या वेयर द बायर इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मलिटी एंड इट वॉज नॉट टोल्ड टू द सेलर, जो मैंने बताया था ना उसका स्किन ओवर सेंसिटिव था, वेयर द बायर इज सफरिंग फ्रॉम abnormality and it was not told to the seller. ऑल राइट, इन सारे केसेस पे कैविएट एम्प्टर का रूल लगता है। मतलब यहाँ पर बायर को ही एग्जामिन करना पड़ेगा, बायर अपना ब्लेम सेलर पे नहीं डाल सकता, और सेलर कोई ड्यूटी पे नहीं है कि वो डिफेक्ट्स बताए। तो कौन कौन से वो कंडीशन है जहां पर डिफेक्ट सामने से ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से समझ में आ जाता, पेटेंट डिफेक्ट्स, बट बायर ने देखा नहीं, तो सेलर की ड्यूटी नहीं कि वो खुद से बताए। जहां पर बायर सेलर के स्किल और जजमेंट पे रिलाई ना किया हो, जहां पर सेलर इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डीलर, मतलब गुड्स वर सोल्ड बाय हिम प्राइवेटली, तब उस पर कैविएट एम्प्टर नहीं लगता। अगर वो एक्सक्लूसिव डीलर होता तो एक बार लग भी सकता, मतलब उस पर कैविएट एम्प्टर लगेगा। अगर वो एक्सक्लूसिव डीलर होता तो एक बार नहीं भी लगता। ठीक है, जहां पे गुड्स मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और जो स्पेसिफिक पर्पस बायर का था वो बायर ने बताया नहीं था, तब कैविएट एम्प्टर का रूल यहाँ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे लेट दी बायर बी अवेयर होना पड़ेगा। जहां पे बायर कोई एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा हो, जैसे कि बायर ने कोई कपड़ा खरीदा, अब वो कपड़ा जो है बायर का स्किन ओवर सेंसिटिव था, ये बात बायर ने बताई नहीं, अब वो कपड़ा पहनने से उसको रैशेस हो गए, भाई वो कपड़ा बाकी लोग पहन रहे हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा, तो आपका स्किन ओवर सेंसिटिव है, तो यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कैविएट एम्प्टर का रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। अब इस रूल के एक्सेप्शंस क्या हैं जहाँ पे कैविएट एम्प्टर अप्लाइड नहीं होता। पहला, बायर ने अपना पर्पस बता दिया था, बायर रिलाइड ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर एंड मेड हिम नोन हिज पर्पस। सामान खरीदने का पर्पस कि वो कहाँ यूज़ करेगा वो बता दिया था, और वो सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई करता है, तब वो फिर सेलर को लायबल कर सकता है। ठीक है, और कहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन होगा, जहाँ पे गुड्स वो सेलर के डिस्क्रिप्शन पे खरीदा था, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मम्मी धीरे बोलो आवाज आ रही। ओके, तो ये हो गया आपका सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन से अगर खरीदा तो कैविएट एम्प्टर नहीं आएगा। देन यू हैव सैंपल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल, ये भी एक्सेप्शंस पर है। देन यू हैव गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी, होलसमनेस ऑफ गुड्स, खाने पीने के सामान में भाई वो प्रॉपर होना चाहिए, फिट टू ईट होना चाहिए, होलसमनेस ऑफ गुड्स। ये सब एक्सेप्शन है कैविएट एम्प्टर का। सेलर ये नहीं बोल सकता कि आपको तो दूध देख के लेना चाहिए था, अगर दूध में जर्म्स हैं तो वो फिर कंटामिनेटेड है। ठीक है, यूसेज ऑफ ट्रेड, अगर कोई गुड्स का बिजनेस का ट्रेड प्रैक्टिस ही बोलता है कि सेलर को ये बातें बतानी चाहिए थी, तो फिर कैविएट एम्प्टर से सेलर बच नहीं सकता, यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का रूल समझ में आ रहा है कि इसमें लेट द बायर बी वेयर, बायर को की ड्यूटी है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे, सेलर इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू रिवील द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या इसके एक्सेप्शंस हैं, ये हमने डील कर लिया।
बट अब जैसे से टाइम बदल रहा है और बिजनेस चेंज हो रहा है, तो अब एक नया रूल आ चुका है। कैविएट एम्प्टर का रूल पुराना हो चुका है और नाउ इट हैज़ बीन ओवर रिडन बाय रूल ऑफ कैविएट वेंडीटर, मतलब लेट द सेलर बी वेयर। इट कैविएट एम्प्टर doctrine is overridden by caveat venditor। ठीक है, वेंडीटर इसका मतलब क्या हो गया? लेट द सेलर बी वेयर। बायर इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ द मार्केट, और वो अपने चॉइस का गुड्स ले। इसमें बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके सेलर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। ठीक है, अगर बाद में बायर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की डाली गई कि आप बेचने समय ही बायर को से सब पूछ लो, है ना। ये जो कि अभी आपका मॉडर्न डे प्रैक्टिस में चलता है, आप कितने बार सामान लेते हो उसको रिटर्न करते हो, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ तक समझ में आया व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। वी स्टडीड अबाउट, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इम्प्लाइड कंडीशंस। पहले कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, ये पढ़ा। फिर इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, फिर आज क्लास में हमने पढ़ा इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, एंड देन वी स्टडीड कैविएट वेंडीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफ़र के रूल्स क्या है। ऑल राइट, सो विद दिस हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग फेस्टिवल अपना एंजॉय करिए। सो वी कैन हैव क्लास टुमारो। ऑल राइट, Okay, thank you, sir. थैंक यू। Thank you.